तो आखिर ये सिंधु नदी का मामला क्या है और ये पाकिस्तान कैसे पहुंची? नमस्कार दोस्तों। वैसे अगर देखा जाए तो सिंधु नदी का उत्पत्ति तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से होता है। यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख सीमा के दक्षिण में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है और आगे चलकर लद्दाख की राजधानी लेह इसी नदी के दाहिने साइड में बसा हुआ है, जो भारत का सबसे शुष्क स्थान है। यहाँ सिंधु नदी के दक्षिण में जास्कर सीमा है, जो लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में श्योक नदी सिंधु नदी के समांतर बहते हुए गिलगित बल्तिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिलती है, जहाँ पर लद्दाख की सीमा भी समाप्त हो जाती है। फिर ये नदी कराकोरम रेंज के दक्षिण में प्रवाहित होते हुए आगे जाकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु की प्रमुख सहायक नदी चिनाब नदी आकर मिलती है। इसके बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए सिंधु नदी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। अब दोस्तों, अब हम सिंधु नदी की सहायक नदियों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं झेलम नदी की। तो दोस्तों, झेलम नदी का उत्पत्ति केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में बेरीनाग के पास से होता है और यहाँ से ये उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर इसी नदी के किनारे पर लोकेटेड है। श्रीनगर से थोड़ा आगे चलकर इस नदी पर बुलर झील भी स्थित है, जो कि पूरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और यहाँ से आगे चलकर ये नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए मंगला के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में ये नदी चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। अब हम चिनाब नदी को देखते हैं। चिनाब नदी का उत्पत्ति बराला चाला दर्रे के पास से होता है। दोस्तों, यहाँ पर चंद्र और भागा दो नदी आपस में मिलकर चंद्रभागा नदी का निर्माण करती हैं और यही चंद्रभागा नदी जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करने के बाद चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। जम्मू एंड कश्मीर से निकलने के बाद ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में झेलम, रावी और सतलुज नदी इसी नदी से आकर मिलती हैं और फिर ये नदी सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। यहाँ आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि सहायक नदियों में अन्य सभी नदियां चिनाब नदी से आकर मिलती हैं और फाइनली नाव नदी सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। अब हम रावी नदी को देखते हैं। रावी नदी का उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से होता है। यह हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ सीमा पर ही इसी नदी पर रंजीत सागर डैम स्थित है और यहाँ से आगे निकलकर ये नदी पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाती है, जो पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद इसी नदी के किनारे पर लाहौर स्थित है। आगे जाकर ये नदी चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों व्यास नदी को। दोस्तों, व्यास नदी का उत्पत्ति रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से होता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी भी इसी नदी के किनारे पर लोकेटेड है। इससे आगे ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और पोंग डैम व्यास नदी पर ही स्थित है। पंजाब में प्रवेश करने के बाद हरी के नामक स्थान पर यह सतलुज नदी से मिल जाती है। दोस्तों, अब हम देखते हैं सतलुज नदी को। सतलुज नदी का उत्पत्ति सिंधु नदी के स्रोत से लगभग 80 किलोमीटर दूर मानसरोवर झील के पास राक्सताल झील से होता है और हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में ही इस नदी पर नाथपा जाकरी डैम स्थित है। यहाँ से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए यह पंजाब में प्रवेश करने से ठीक पहले सीमा के पास ही प्रसिद्ध भाखड़ा डैम स्थित है। ये डैम गोविंद सागर झील को भी क्रिएट करता है और पंजाब में प्रवेश करते ही भाखड़ा डैम से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर ही नागल डैम स्थित है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद इस नदी के किनारे पर ही पंजाब का प्रमुख नगर लुधियाना स्थित है। आगे चलकर हरी के नामक स्थान पर व्यास नदी सतलुज नदी से जाकर मिल जाती है और इनके संगम के पास ही हरी के बैराज बनाया गया है, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर भी निकलती है, जो कि पूरे भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। सतलुज नदी यहाँ से आगे बढ़ने पर पंजाब और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह नदी चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है और चिनाब नदी मिठानकोट से कुछ किलोमीटर ऊपर सिंधु नदी में मिल जाती है।